प्रेजेंट हो रही है। ओके, स्टार्ट कर। यस सर। आज पढ़ते हैं व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। जो भी आप लिखते हो, अभी तक सी प्रोग्राम आपने लिखा होगा तो उसमें आपने इंस्ट्रक्शन यूज किया होगा। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा था हेलो, या फिर आपने एवरेज फाइंड किया था, या फिर आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस लिखा था, है ना। तो उसमें जो भी लाइन थी, आपने किसी की 10 लाइन होंगी, 12 जो भी होंगी, तो इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। लिख देता हूँ। इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बन जाते हैं, प्रोग्राम्स। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 4, 5। जैसे आपने भी एवरेज का लिखा था, या क्या लिखा था एक और प्रोग्राम आपने, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो उसमें बहुत सारी लाइन आपने लिखी होगी। तो क्या होती हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सी। 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते तुम लोग? 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस in C. First type, declarative instruction. Declarative instructions, ठीक है, declarative instruction. Second, arithmetic instruction. Arithmetic instruction. Third, control instruction. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तो टोटल क्या हो गए, 3 टाइप्स के। ठीक है, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव। जैसे कोई आप चीज डिक्लेयर करते हो, जैसे आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो इंट ए, है ना, इंट ए बी सी। ये क्या है, ये है डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन। ये है आपको डिक्लेरेटिव, ठीक, इंस्ट्रक्शंस। डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे लिखते हो आप फ्लोट एक्स वाई जेड, ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन। इसको भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी, ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन। आप जब डिक्लेयर करते हो उस टाइम पे आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 25। इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल आल्सो, ठीक है। तो आप 2 काम कर सकते हो। आप इसको डिक्लेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है वेरिएबल, ठीक है। तो ये किस टाइप के इंस्ट्रक्शन हो गए, डिक्लेरेटिव। अब आपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सेकंड, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आपने कोई यूज किया अभी तक? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन किसी ने यूज किया?
नो सर, नहीं यूज किया अभी तक, किया होगा। यस चलो आपने एवरेज फाइंड किया था ना, मॉडल ऑपरेटर यूज किया एवरेज कल फाइंड किया था, और यस सर मॉडल ऑपरेटर डिवाइड किया था, बहुत सारा किया था। डिवाइड ऑपरेटर तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ही तो होते हैं वो। हाँ, यस ये ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इनको बोलते हैं। इसमें आपका प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस ये सब आते हैं, ठीक है, ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लिखते हो a इक्वल टू a इक्वल टू 3 + 5, ये क्या हो गया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, या a इक्वल टू b + c, ठीक है। तो b की जो वैल्यू होगी, और जो मान लो b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू मान लो b में आपने स्टोर कर रखा है 5 और c में 3, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा 5 + 3 = 8। ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो प्लस ऑपरेटर हो गया, या a इक्वल टू b - c, ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर या माइनस ऑपरेटर, जो भी इसको बोलते हो आप। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, इसका आप स्टार लिखते हो, ठीक है, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये सब क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये इक्वल टू क्या है, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो किसी इंस्ट्रक्शन में अगर ये सब यूज होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, तो हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। और ये इक्वल टू एक्चुअली इसमें यूज हुआ था, तो मैं इसको बता देता हूँ, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गए। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन तो इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। अगर कहीं पे आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप लिखते हो, तो जब लिखते हो इंट a, b और c, ठीक है, मान लो b इक्वल टू 10, सॉरी, इंट a इक्वल टू 10, b एंड c इक्वल टू 20, ऐसा आप लिख सकते हो ना। ये क्या हो गया, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, किस टाइप का इंस्ट्रक्शन, सर डिक्लेरेटिव। अब मान लो नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा b इक्वल टू a + c, ठीक है, सर ये तो अर्थमेटिक, अब ये क्या हो गया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। b में क्या स्टोर हो जाएगा, b में क्या स्टोर हो जाएगा a + c, a में क्या स्टोर है 10 और c में क्या स्टोर है 20 + 10 30। अगर यहाँ आप नीचे प्रिंट करो b की वैल्यू, यस सर, printf %d डबल कोट्स b, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 30, ओके। यस सर। अब मान लो आपने डिक्लेयर किया इंट a, सॉरी, इंट a, b और c, ये लिखा आपने, और आपने लिखा सम इज इक्वल टू a + b + c, तो क्या ये वैलिड है, सम इज इक्वल टू a + b + c, इज दिस इंस्ट्रक्शन इज वैलिड और नॉट? नो सर, No, because you are trying to, वो डिक्लेयर नहीं है। हाँ, because you are trying to use some variable which you have not declared yet, okay? तो कोई भी वेरिएबल जब आप यूज करोगे तो उसको पहले आपको डिक्लेयर होना जरूरी है। अगर आप यहाँ लिख दो इंट सम, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप यही कॉमा देके सम लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई वेरिएबल जब आप यूज करने जा रहे हो तो उसको डिक्लेयर उससे पहले होना जरूरी है, ठीक है, यूज करने से पहले, राइट। हाँ, अब जैसे आप लिखते हो a इक्वल टू b + c, ये तो वैलिड है। अब मान लो यहाँ मैंने सम डिक्लेयर कर दिया, सम प्लस a इक्वल टू b + c। अब ये इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये वैलिड है क्या? नहीं है वैलिड, क्यों? नहीं सर, ये वैलिड नहीं है। डिक्लेयर तो नहीं ये जो किया है।
हाँ नहीं नहीं, डिक्लेयर तो सारे हैं, मैंने सम भी डिक्लेयर कर दिया है, ए भी डिक्लेयर कर दिया है, बी भी कर दिया है, ठीक है, ये तो कर ही दिया। यहाँ देखो मैंने डिक्लेयर कर दिया सारा, यस सर। ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, सम प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपने यूज किया है इसके लेफ्ट में, ठीक है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे यहाँ प्लस लगा है, तो एक्चुअली जब b प्लस सी होगा, मान लो b की वैल्यू सपोज है, यहाँ पे आपने दे दिया, इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू मान लो 5 है, ठीक है, तो 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 क्या हो गया, b प्लस सी 8। अब 8 किसको असाइन होगा, a को या सम प्लस a को, ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सम प्लस a में ये तो कोई वेरिएबल हुआ ही नहीं, सम प्लस a तो ये खुद ही एक ऐड होगा, यहाँ पे सम की वैल्यू जो होगी, मान लो कुछ वैल्यू होगी इसमें बाय डिफॉल्ट, और a में कुछ वैल्यू मान लो आप यहाँ दे दिए 4, ठीक है, और मान लिया सम की वैल्यू है 100, ठीक है, तो 100 प्लस 4 104, ठीक है। अब ये 104 हो गया ना, तो कोई वेरिएबल थोड़ी हुआ, ये तो 104 हो जाएगा, समझ रहे हो, सम में मान लो 100 है, ठीक है, और प्लस कर दिया उसमें 4, 104 इक्वल टू b प्लस सी 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है, सॉरी, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा कोई वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, सम प्लस a है, तो ये इनवैलिड होता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं a इक्वल टू बी प्लस सी, ये वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b प्लस सी की जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी, a। लेकिन अब यहाँ जो b प्लस सी की वैल्यू है वो असाइन किसकी हो, किस में होगी, कोई वेरिएबल होना चाहिए ना मेरे पास। अब इधर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ तो 104 है। अब 104 में कैसे असाइन नहीं कर सकते हम, तो आप रूल ऐसे याद कर सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिंगल कोई वेरिएबल होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर के, ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड इंस्ट्रक्शन माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं a इंटू बी इक्वल टू सी, ये क्या है, वैलिड है इनवैलिड, ये वैलिड है सर। इनवैलिड है, क्योंकि जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके लेफ्ट में सिर्फ एक कोई वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअली अगर ऐसे आप लिख दोगे तो सी असाइन किस में होगा, ये कंपाइलर समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे रूल समझ सकते हो कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके लेफ्ट में कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो a इंटू बी की तो कुछ वैल्यू हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी, उसमें c कैसे असाइन हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमेशा कोई एक वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू बी प्लस 10 प्लस 30, ये वैलिड है कि इनवैलिड, a इक्वल टू बी प्लस 10 प्लस 30, वैलिड इनवैलिड, वैलिड है। वैलिड है। क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल। तो जो भी ये वैल्यू आएगी b प्लस 10 प्लस 30, वो किस में साइन हो जाएगी, a में, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे किस में साइन होगी, आप कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर लिखते हो a इंटू बी इक्वल टू सी, या आप लिखते हो a प्लस बी इक्वल टू सी, अब c किस में असाइन होगा, कैसे कंपाइलर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, आपने तो डिक्लेयर किया है a या b डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे आपने लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो असाइन होती है लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे कैसे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि a में असाइन करना है कि b में करना है कि a प्लस बी, तो कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। अब ऐसे आप रूल समझ सकते हो कि लेफ्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए असाइनमेंट के, ठीक है। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बोलिए। ठीक है।
तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपने अभी थोड़े पढ़े, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, ये याद रखो। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर में ही आता है, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये मॉडुलस ऑपरेटर है। इसमें क्या करते हो, अगर आप करते हो मान लो 13 मॉडुलस 3, तो इसमें क्या होता है, 13 डिवाइड होता है 3 से, जो रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू रिटर्न होती है। तो इसमें क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 3, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, हाँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 10 मॉडुलस 3, ठीक है। अब जैसे आप लिखते हो 72 मॉडुलस 2 या 12 मॉडुलस 2 कर देते हैं, ठीक है। 12 मॉडुलस 2 ये क्या रिटर्न करेगा, 0, 12 मॉडुलस 2 0, क्योंकि आप 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या देता है मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर होता है यही ये रिटर्न करता है, ओके। तो ये तो हो गया मॉडुलस ऑपरेटर। अब आप जो अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये इंटीजर पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, फ्लोट पे भी कर सकते हो, और कैरेक्टर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज आप लिखते हो, एक मिनट देखता हूँ, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ज्वाइन करें। हाँ, अंजलि सिंह, आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है सेक्शन सी के लिए। अगर आपने ज्वाइन कर रखा हो तो आपको परमिशन नहीं लेना पड़ता ज्वाइन करने के लिए। फिर ये वाला जो आपकी क्लास हो रही है उसको ज्वाइन कर लो जल्दी। ये सर ना ज्वाइन कर दिया है, ओके। ठीक है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, मैं ये कह रहा हूँ जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर सब पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था अभी इंट a b c, और c इक्वल टू a प्लस b क्या है, ये वैलिड इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज a b c आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लिखा है इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। बट अगर आप लिखते हो c प्लस a इक्वल टू b, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने यूज कर दिया है लेफ्ट में। बट b इक्वल टू c प्लस a ये वैलिड है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, वैल्यू ऑफ c प्लस a, जो भी c प्लस a की वैल्यू आएगी वो क्या करोगे आप, असाइन कर दोगे किसमें, b में, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट है, मान लो आप कैरेक्टर वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मान लो आप कैरेक्टर वैल्यू लिखते हो, कैरेक्टर a b c, ठीक है। कैर a b c ये आपने डिक्लेयर किया, कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम। कैरेक्टर भी एक टाइप का वेरिएबल होता है। यस सर। तो a में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा। a इक्वल टू, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट्स में, हाँ, सिंगल कोट्स या जो भी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल में कोट्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ। कैरेक्टर और सभी कैरेक्टर लगा सकते मान लो ये मैंने लिख दिया कैपिटल A, जैसे कैपिटल A लिख दिया मैंने, हैं। हाँ, ठीक है। और b में मैंने लिख दिया
कैपिटल बी, या हाँ कैपिटल बी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा C इक्वल टू A प्लस बी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ये वैलिड है इनवैलिड है, ये पहले तो आपको पता नहीं होगा अभी, लेकिन फिर भी सोचते हैं, ठीक है। तो जब आप A इक्वल टू लिखते हो, A इक्वल टू करेक्टर कांस्टेंट A एंड B इक्वल टू करेक्टर कांस्टेंट B। ये A क्या है? एक वेरिएबल है, which type? Character type, which can store a character variable, and B is a variable which can store character variable, right? Yes. Yes, sir. अब मान लो मैंने, हाँ सॉरी, अब ये हो गया। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, C, यहाँ पे मैं int डिक्लेयर कर देता हूँ, सपोज int C इक्वल टू A प्लस B। ये वैलिड है इनवैलिड है? ठीक है। अभी मैं आता हूँ एक स्काई वैल्यू, एक टेबल दिखाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्काई टेबल, स्काई का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद रखना, कोई पूछेगा तो बता देना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। तो जैसे आप मान लो अपना नाम स्टोर करते हो कंप्यूटर में, या कोई इमेज स्टोर करते हो, तो आपको पता है कि इमेज तो स्टोर होती नहीं है, ये तो सबको पता होगा। क्या स्टोर होता है मेमोरी में? 0 पे फॉर्म होता है। क्या क्या स्टोर होता है? Data, sir. हाँ वही 0-1 के फॉर्म में स्टोर होगा सब कुछ बाइनरी में, Yes. है ना। इमेज तो स्टोर होगी नहीं रेड येलो ग्रीन में आपकी, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे ही कोई आप कैरेक्टर जब स्टोर करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर होगा? कोई बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तो जैसे आपने कैरेक्टर ए स्टोर किया, ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? इसके लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई कंप्यूटर हो तो ए के करस्पॉन्डिंग कोई इंटीजर वैल्यू वही सेम स्टोर करे। अब कोई मान लो स्टोर करता है ए के करस्पॉन्डिंग 100, मेरे कंप्यूटर में स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर में होता है 500, ठीक है। तो मैं जब आपसे कॉपी करके ले आऊंगा अपने कंप्यूटर में तो उसका कुछ और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर मैं ए स्टोर करता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो वर्ड का तो क्या स्टोर होगा? 65, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एक ए जब स्टोर होता है दुनिया में कहीं भी, कैपिटल ए किसी भी कंप्यूटर में, तो क्या स्टोर होता है? 65। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. यस नो? Yes, Yes, sir. sir. कहीं भी अगर Yes, कैपिटल sir. बी स्टोर होता है, अगर कैपिटल बी स्टोर होता है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे जैसे कैरेक्टर ए, कहीं भी कोई कंप्यूटर होगा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, क्या स्टोर करेगा? 65, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जिससे कि पूरी दुनिया में कोई भी कंप्यूटर हो तो वही स्टोर करे, ठीक है। नहीं तो फिर मतलब मैं वहां से कोई मेमोरी में डेटा लेके आऊंगा तो यहाँ कुछ और रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। अगर कोई डेटा अमेरिका से कोई भेजेगा, वहां पे ए का मतलब कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ए के लिए हमने 65 फिक्स कर दिया है कि जब भी हम कैरेक्टर ए स्टोर करेंगे तो वहां पे क्या जाके स्टोर होगा? इंटरनली 65। स्मॉल ए स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा? 97, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? ए अगर स्टोर होगा तो क्या स्टोर होगा? 97। 97. देखो कैपिटल बी के लिए 66, 67, 68, 69, ई के लिए ऐसे ही आप आओगे तो जेड के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल जेड के लिए 90, ठीक है।
टोटल 26 लेटर हैं, तो 65 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट में जेड 90 पे एंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल ए 97, ठीक है, और कैप स्मॉल जेड क्या हो गया 122। ठीक है, तो जब कहीं भी दुनिया कोई भी कंप्यूटर होगा, अगर स्मॉल जेड स्टोर हो रहा है तो क्या स्टोर होगा 122। समझ गए आप लोग? यस सर। अब मैंने बोला है कैरेक्टर किस चीज से मिलके बन सकता है। कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर कांस्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई बहुत प्रोग्रामिंग नहीं है। कैरेक्टर में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या यूज कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या कैरेक्टर कांस्टेंट बना सकता हूं मैं? या तो हम अल्फाबेट से बना सकते हैं, यस नंबर डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल भी कुछ से, है ना? यस सर। इनका यूज करके हम अपना कैरेक्टर कांस्टेंट बना सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट हुआ, 7 सिंगल कोट्स, यस सर। और ये प्लस सिंगल कोट्स, ये भी होगा ना कैरेक्टर कांस्टेंट, राइट? यस सर। और ये भी हो सकता है @, सिंगल कोट्स, ये भी होगा। यस सर। स्पेशल ये भी स्पेशल सिंबल है। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, आप जब आओगे आप टेबल में, तो यहाँ पे ये सब भी है। देखो यहाँ पे अगर आप @ है, @ स्टोर करते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर होगा 64। ठीक है, जैसे मान लो 7 को आप करेक्टर बना रहे हो, करेक्टर कांस्टेंट 7, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर होगा इंटरनली 55। 7 नहीं स्टोर होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट 7 स्टोर करते तो क्या स्टोर होता मेमोरी पे 7। लेकिन जब आप करेक्टर कांस्टेंट 7 स्टोर कर रहे हो तो क्या स्टोर होगा 55। तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर ये 5 स्टोर कर प्लस कर रहे हो तो क्या स्टोर होगा 43। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब स्पेस, इसके लिए क्या स्टोर होगा 32। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ये देख सकते हैं कि जैसे ए के लिए 65 है, कैपिटल ए के लिए, और स्मॉल ए की 97, कुछ 97, कुछ याद रख सकते हो। तो अगर 65 पता चल गया तो बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आर के लिए क्या होगा, है ना? एक एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यस सर। 0 के लिए 48 है, 1 के लिए 49। तो ऐसे टोटल कितने हैं 255। कितने इसकी कैरेक्टर हैं 255। हाँ, यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरा है नहीं, इसलिए टोटल 255 होते हैं। शायद है, ओपन नहीं हो रहा है क्या? हाँ, टोटल 255 होता है, 0 to 255। तो आप कह सकते हो टोटल 256 स्काई कैरेक्टर होते हैं, ऐसे याद रखो 256, सॉरी 255 नहीं होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके 255 तक जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए 256। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 255 तक ये वैल्यू जाती है। इसमें सिर्फ 127 तक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई और टेबल में अगर ओपन करूंगा, इसमें भी शायद उतना ही दिया है क्या? हाँ, आगे दिया हुआ है इसमें 255 तक। ठीक है, तो एक्चुअली टोटल कितने हो गए 256 स्काई कैरेक्टर। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो इसकी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर क्या होती है वो भी बताना था मुझे। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा था, हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा A इक्वल टू कैरेक्टर कांस्टेंट A, B इक्वल टू कैरेक्टर कांस्टेंट B। तो C में क्या स्टोर होगा, कोई मुझे बताएगा? मैंने लिखा है C इक्वल टू A प्लस B। यस, जो ए और ए कैपिटल ए और कैपिटल बी का जो सम होगा वो सेव होगा। हाँ, तो 65 प्लस 66 हो जाएगा C में स्टोर। अच्छा। ठीक है,
तो 65 प्लस 66 131, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 131। 130। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ प्रोग्राम करके, या रहने आप करके देख लोगे, टाइम होगा उसमें करने में, आप कर लेना आप लोग। हो जाएगा सर, हो ठीक है, जाएगा। तो ये तो हो गया। मेरा ये कहना है कि जो स्काई वैल्यू है करेक्ट, मतलब जितने भी डेटा टाइप हैं उन पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। इंटीजर आपने पढ़ा है, कैरेक्टर सॉरी कैरेक्टर टाइप पढ़ा आपने अभी, और भी होते हैं, मेनली यही होते हैं 3, इसमें सब पार्ट बहुत सारे बने हुए हैं तो मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, कैरेक्टर है आपका, इंटीजर है और फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट या रियल जो भी है। ठीक है, तो जब भी आप कभी इंटीजर और फ्लोट में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या कैरेक्टर और इंट में, अगर आप कैरेक्टर ऑपरेटर कोई है इस बीच में और इसमें इंटीजर है, कैरेक्टर ऑपरेटर इंट, ऑपरेटर मींस प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस जो भी है, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन ये सब, तो होगा क्या, सबसे पहले जितने भी ये ऑपरेटर हैं, सॉरी जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस क्या है, ऑपरेटर, a और b क्या है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ये ऑपरेटर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिवीजन मल्टीप्लाई। तो यहाँ अगर मैं कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मतलब प्लस करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं, तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों ही जो वेरिएबल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंट में। ठीक है, दोनों ही, मतलब आप हमेशा इस साइड में जाओगे, इधर, जैसे आप कहीं लाइन में लिख लो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। तो अगर आप कैरेक्टर और इंटीजर या कैरेक्टर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें देखो एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, तो दोनों ही इस साइड में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दोनों का मतलब ये कैरेक्टर वाला भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मान लो मैं लिखता हूं इंट ए बी, मैं लिखा कैरेक्टर सी, अब मैं क्या कर रहा हूं, a इक्वल टू लिख रहा हूं b प्लस सी। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, b क्या है, किस टाइप का, इंटीजर है, और ये क्या है, और ये क्या है, कैरेक्टर। तो दोनों ही इंटरनली क्या हो जाएंगे, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ये वाला तो पहले से इंट में है, तो ये कैरेक्टर वाला एक्चुअली आप कह सकते हो इंटीजर वैल्यू ये देगा हमेशा। ठीक है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग सी वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू होगी और इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी, दोनों को सम हो जाएगी और ए में असाइन हो जाएगी। कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो जल्दी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं इंटीजर और फ्लोट में कोई ऑपरेशन, इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट, या फिर फ्लोट ऑपरेशन इंटीजर। ठीक है, मान लो इन दोनों में से मैं कोई भी कर रहा हूं, तो क्या होगा, अब मेरे जो दोनों वेरिएबल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे हमेशा। ये जो एरो मैंने बनाया है इस ऑर्डर में आप लिख लो, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। तो होगा क्या, ये दोनों ही फ्लोट में जाएंगे हायर ऑर्डर में, इस जो एरो मैंने बनाया है। इसके लिंक आ गई है। दूसरी क्लास है कोई, यस यस सर, टाइम मैंने कुछ चेंज कर दिया था क्या, मैं टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना मैं? यस सर। आप तो आपने बोला नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट्स और ना मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से छोड़ूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी मुझे। यस सर,
5 मिनट रुक जाओ वहां पे। तो यह है इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट और फ्लोट ऑपरेशन इन, ठीक है। जैसे मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3 + 5.3, ठीक है। 3 + 5.3 ये क्या है? इंटीजर कांस्टेंट, और ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा? दोनों ही किस में कन्वर्ट होंगे? इस एरो को देखो आप, तो दोनों ही फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनली 3.0 + 5.3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8.3, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ 3 / 5, 5.0, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 3 / 5.0। अब क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट, ये ऑपरेशन ही तो है, डिवाइड। यस एक ऑपरेटर है डिवाइड ऑपरेशन। तो 3 / 5.0, तो पहले क्या होगा? दोनों किस में चेंज होंगे? फ्लोट फ्लोट में सर। फ्लोट में फ्लोट सर में। तो ये हो जाएगा 3.0 / 5.0। 5.0 तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 0.6 समथिंग, है ना? 0.60, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो इंटीजर ऑपरेशन आप कर रहे हो, इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आएगी, इसमें तो कोई कन्वर्जन होना नहीं है, इंट या फ्लोट में दोनों इंटीजर ही हैं। इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट ये क्या रिटर्न करेगा? या फ्लोट ऑपरेशन इंट क्या रिटर्न करेगा? फ्लोट। फ्लोट कैरेक्टर ऑपरेशन इंट, तो इसमें अब जो हायर ऑर्डर में, जैसे कैरेक्टर और इंटीजर, इसमें हायर ऑर्डर में देखो इस तरफ एरो की तरफ कौन सा है? इंटीजर, इंटीजर। इसमें देखो इंटीजर ऑपरेशन फ्लोट, तो हायर कौन सा है? फ्लोट। तो दोनों ही फ्लोट में कन्वर्ट होके आंसर किस में देंगे? फ्लोट में। इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर क्या रिटर्न करेगा? इंट इंट, है ना। ऐसे ही फ्लोट ऑपरेशन फ्लोट हमेशा फ्लोट में देगा। अब मान लो मैं लिखता हूँ 3 + 5, क्या है दोनों? सर इंटीजर इंटीजर क्या रिटर्न करेंगे? ये इंटीजर वैल्यू 8। अब मैं मान लो लिखता हूँ 3 / 5, ये क्या रिटर्न करेगा? ये भी इंटीजर ही रिटर्न करेगा सर। तो कितना करेगा? 0 आएगा। 0, क्योंकि आप क्या होगा? इंटीजर बाय इंटीजर, 3 / 5। एक्चुअली आप जब डिवाइड करते हो 3/5 तो ये आएगा, अगर आप देखो तो 0.60 ऐसा कुछ आता है ना। जी तो ये जो इंटीजर वैल्यू है 0, सिर्फ यही रिटर्न करेगा, यस ठीक है। फ्लोट वाली जो वैल्यू है पॉइंट के इधर वाली, ये रिटर्न नहीं करेगा। डिस्कार्ड कर तो ये वैल्यू इसीलिए जब हम कल फ्लोट और डबल वाला वो कर रहे थे ना, यस सर एवरेज वाला एवरेज, हाँ, या वो कर रहे थे कौन सा, 0 आएगा। फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। हाँ, उसमें भी 0 आ जा रहा था, 0 आएगा। यस सर, हाँ वही। ठीक है। तो उस पे, उस फॉर्मूले पे कल भी देख लेंगे हम लोग। अब इसका कोई आंसर मुझे बता दो। 5.0 डिवाइड बाई 3, नहीं 3 डिवाइड बाई 5.0, इसका आंसर क्या होगा? और 3/5 का आंसर क्या होगा? तो ऊपर वाले का 0.60 आएगा क्योंकि सर वो हाँ, क्योंकि देखो एक इंटीजर और फ्लोट है, तो जो हायर में है आपका Float. उसमें दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसका रिटर्न भी फ्लोट में आएगा। 0.60 जी सर। और ये इंटीजर बाय इंटीजर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर, ठीक है। ये 0 रिटर्न करेगा और ये ये 0 0.60 रिटर्न करेगा, ओके। यस सर। ठीक है, तो फिर अब क्लास एंड कर देते हैं। आप लोग कह रहे हो तो अटेंडेंस ले लेना कोई एक, जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, या जो ले रहा है अटेंडेंस, ठीक है। हाँ, और प्लीज गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो।